राजनीतिक औजार के रूप में यूज कर रहे हैं। प्रमाण इसका बहुत साफ है। जब वो सत्ता में होते हैं, केंद्र में शामिल होते हैं मंत्री के रूप में जो रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में जी, एनडीए के सहयोगी होते हैं, या बाद में बीजेपी की मदद से वो बिहार में सत्ता में होते हैं, तो इस प्रश्न को भूल जाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है केंद्र में, इस सवाल को इग्नोर करती है, और नीतीश तो विशेष रूप से इग्नोर करते हैं कि नीतीश कुमार जी, लालू जी इस प्रश्न पर ईमानदार नहीं है, ईमानदारी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर ईमानदार होते तो कंसिस्टेंटली इस डिमांड को करते। दूसरी चीज है, ये किसी पार्टी, आप तो उन्होंने सरकार की तरफ से किया है, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण के सवाल पर सारी पार्टियों को इकट्ठा किया, वो सारी पार्टियों को ही इस पर एकमत नहीं करें। पूरे बिहार का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी ध्यान में रखें, लेकिन राजनीतिक अस्त्र के रूप में इसका उपयोग यदि करेंगे तो जो थोड़ी बहुत संभावना है भी वो भी समाप्त छीन हो जाएगी, और यही आज की स्थिति। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार में जिस तरह से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है और तरह तरह के बयान आ रहे हैं, और खास करके इस वक्त जो है सबसे बड़ा मसला सामने आ रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिले। इसके लिए नीतीश कुमार लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। हर भाषण में, हर जो सभा है उनकी, हर सभा में ये बातें जो है वो रखने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बात यहां तक हो गई कि कल जो व्यक्ति नीतीश कुमार के इस विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चुनावी शिगुफा का नाम देते थे, लालू प्रसाद यादव जी, वो भी आज नीतीश कुमार के सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन क्या विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना इतना आसान है? ऐसे कई सवाल हैं। किन किन बातों पर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलेगा? क्या होता है विशेष राज्य का दर्जा? हम इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने पहुंचे हैं। हमारे साथ बिहार के प्रमुख अर्थशास्त्री, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद नवल किशोर चौधरी सर हैं। इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। धन्यवाद। सर, ये नीतीश कुमार जी लगातार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं बिहार को। क्या लग रहा है किन किन हालातों में विशेष राज्य की दर्जा जो है वो दी जाती है केंद्रीय सत्ता के तरफ से, केंद्रीय संस्थानों के तरफ से, और ऐसी कौन सी परिस्थिति बिहार में आ गई है जो एकदम से नीतीश कुमार, लालू जी दोनों हावी हो चुके हैं? देखिए, इसके कई पक्ष हैं जो आपने प्रश्न पूछा है उसके। जी। पहला यह है कि विशेष राज्य के दर्जे का क्या अर्थ है। जी जी। विशेष राज्य का दर्जा जिस राज्य को मिलता है उसको केंद्र से मिलने वाली राशि में जो अनुदान और ऋण का अनुपात होता है वह इस प्रकार होता है। अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त आपको है तो कुल राशि का 10% ऋण होगा और 90% अनुदान होगा। स्वाभाविक रूप है, अनुदान को लौटाने की बाध्यता नहीं होती और सूद तो उस पर नहीं लिया जाता है। जी जी जी। स्वाभाविक रूप से जिस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा होगा उसे केंद्र से मिलने वाली राशि का सीधा लाभ होगा। दूसरा, यदि राज्य का दर्जा नहीं होगा तो ऋण की मात्रा और अनुदान की मात्रा में फर्क आएगा। जहाँ तक मुझे याद है 30% ही अनुदान होगा, 30% और 30 और केंद्र ये होगा, और उसको वो अनुदान का जो अनुपात है वो घट जाएगा। वह स्वाभाविक रूप से उस पर बर्डन होगा। 30 और 70 का ये रेशियो आ जाएगा। दूसरी बात कि अगर विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उस राज्य में लगने वाले उद्योगों पर लगने वाले करों में रियायत होगी। स्वाभाविक रूप से
यदि टैक्स रिबेट्स मिलेंगे जी जी तो औद्योगिकरण की गति तेज होगी, बिल्कुल निवेश को बढ़ावा मिलेगा। जी। यह तो पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है किन राज्यों को मिलता है। जो मैंने जितना जाना है उसके अनुसार संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। ये 5वें वित्त आयोग जो कि संवैधानिक प्रावधान के अंदर ही हर 5 वर्ष पर नियुक्त होता है, उसकी अनुशंसा के आधार पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अनुशंसा पर यह राज्य को सेंटर ग्रांट करता है, जी जी जो 1969 से कुछ राज्यों को मिला है। इसकी शर्तें मूल रूप से भौगोलिक दृष्टि से और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। भौगोलिक रूप से पिछड़ेपन का अर्थ है कि भौगोलिक रूप से अगर वो मेन लैंड से बहुत जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका सीधा अर्थ है कि वहाँ आवागमन का साथ की दृष्टि से वो वेल कनेक्टेड नहीं है, और यह शर्त पर्वतीय क्षेत्र, ध्रुव क्षेत्र ही पूरा कर पाते हैं। तो ये मुख्य है जिसमें बिहार क्वालिफाई नहीं करता है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन भी आधार है जिसमें बिहार क्वालिफाई करता है, लेकिन ये जो भौगोलिक दृष्टि से जो दूर होने का है मेन लैंड से या जो मेन स्ट्रीम से, जिसके कारण आवागमन की सुविधा नहीं है, उस कंडीशन पर बिहार खड़ा नहीं उतरता। स्वाभाविक रूप से जिन राज्यों को ये मिला है, और आज उनकी संख्या मेरी जानकारी के अनुसार 11 है, जी जी जी, और इसमें अधिकांश पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं। यथा आप मणिपुर ले लें, अरुणाचल प्रदेश ले लें, मेघालय ले लें, नागालैंड ले, असम ले लें, और उत्तर और की दृष्टि से जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, और सुदूर दक्षिण पूर्व में त्रिपुरा है। जी जी, तो आप देखेंगे कि सभी राज्यों की एक विशेषता, 2 विशेषता बहुत स्पष्ट है। एक कि ये सारे पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ आवागमन के साधन आज भी उतने विकसित नहीं है। रेल मार्ग, इवन एयर ट्रैफिक उतना नहीं है, और रोड का है, लेकिन रोड की कनेक्टिविटी भी आप कमजोर है। अभी आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में जो टनल का जो सवाल उठ रहा है, ये इसका सीधा संबंध कनेक्टिविटी से है। दूसरा है कि ये ध्रुव क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण इनकी जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वह भी कमजोर है। ये विकास के रास्ते में पीछे पड़ गए हैं, ये छूट गए हैं। तो ये कारण है जिसके कारण आमतौर से इन अकॉर्डेंस विद द फाइनेंस कमीशन एंड फाइनली नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद जिसकी आजकल मीटिंग ही नहीं होती है, उसकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार स्पेशल स्टेटस ग्रांट करता है। तो तीसरा पक्ष है कि बिहार का, देखिए सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय दृष्टि से बिहार पिछड़ा जब, बिहार का जो ऐतिहासिक बैगेज है वह किसी से छिपा नहीं है। ये ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है, और दूसरी बात ये परमानेंट सेटलमेंट जो लैंड रेवेन्यू का था उसका हिस्सा है, जिसका सीधा अर्थ है जमींदारी एरिया है। इसके कारण बिहार की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना है वह विकास के अनुरूप नहीं रही है। स्वाभाविक रूप से बिहार जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय भी पीछे था, बाद में इसे बीमारू राज्य की श्रेणी में माना गया, और आज की भी स्थिति यह है कि जब भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख है तो बिहार की प्रति व्यक्ति आय 50,000 के करीब है, जो आप देखिए पहले की तुलना में भी पीछे गया। पहले 1/3 था, अब तो और भी पीछे जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 1/4 के करीब
ये जा रहा है नेशनल एवरेज के। अभी जो कास्ट सर्वे हुआ जी, जिसमें आर्थिक आंकड़े भी आए हैं, तो आप देखेंगे कि पॉवर्टी लेवल 1/3 के करीब है। तो 1/3 आज भी गरीब है, और ये गरीबी अक्रॉस कास्ट लाइन्स है। जी, दुखद यह है कि जिनको आप ऊंची जाति कहते हैं वहाँ भी गरीबी है। जी हाँ, तो शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर नेशनल एवरेज से कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी अन्य राज्यों की तुलना में पीछे है। तो स्वाभाविक है कि मेरे जैसे जो एकेडमिशियंस रहे हैं यह मानते रहे हैं कि बिहार क्षेत्रीय संतुलन की दृष्टि से देश में पीछे है, और संविधान की भावना यह है, संविधान का मैंडेट है कि देश में क्षेत्रीय असंतुलन कम होना चाहिए, घटना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जी, अगर आप उन शर्तों को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए लिटरल सेंस में, जिनकी चर्चा मैंने अभी की, तो बिहार क्षेत्रीय संतुलन कायम करने की दृष्टि से, बीमारू राज्य की दृष्टि से क्वालिफाई करता है कि इसे स्पेशल स्टेटस मिले। लेकिन आज जो शर्तें हैं उसमें क्वालिफाई नहीं करता है। जब तक उन शर्तों में परिवर्तन नहीं होगा, बड़ा निर्णय नहीं होगा, बिहार को यह नहीं मिलेगा। दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि बिहार उस बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा है जहां कभी राजधानी भारत की होती थी कलकत्ता में। जी, जब से ये राजधानी दिल्ली गई है तब से ये क्षेत्र पिछड़ा है। लेकिन सिर्फ बिहार, प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है उसको सुनिए। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भौगोलिक दृष्टि से छोड़ दें द्रुह होने का जी, जी, कंडीशन, तो सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, तुलनात्मक दृष्टि से केवल बिहार देश के विकास के मार्ग में पीछे नहीं है, बल्कि अन्य राज्य भी हैं। हाल तक 2000 तक बिहार झारखंड एक था। जी, खनिज संपदा के होने के बाद भी झारखंड आज भी उतना विकसित नहीं है। तीसरी बात, 1937 तक उड़ीसा बिहार का हिस्सा था। उड़ीसा बिहार नामक स्टेट था जो बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। बिल्कुल, तो वह भी इवन बंगाल कह सकता है। कुछ अन्य राज्य हैं जिनका बंटवारा हुआ है, आप जानते हैं, मध्य प्रदेश। ये बीमारू स्टेट में तो केवल बिहार नहीं था, मध्य प्रदेश भी था, जी, राजस्थान भी था, उत्तर प्रदेश भी है। जी, जी, तो आज समस्या ये है कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात होती है तो अन्य राज्यों की भी मांग प्रबल होगी, और केंद्र में कोई भी सरकार रहे इसको टेकअप करना आमतौर से नहीं चाहती। तो सर ये क्या लग रहा है, जो स्थिति अभी बनी हुई है, ये जायज मांग है नीतीश कुमार जी के द्वारा या महागठबंधन की जो सरकार है उनके द्वारा, या फिर ये चुनावी स्टंट ही देखा जाए? मैं इसको दो तरह से जवाब देना चाहूंगा। जहां तक निष्पक्ष होकर जी, जी, बात करने की जरूरत है, एक प्रोफेसर के नाते कहने की बात है, मैं नीतीश कुमार जी से पहले से इस बात का पक्षधर हूं कि देश में संविधान की भावना के अनुरूप वर्ग के आधार पर जो असमानता है, जिसको क्लास इनइक्वालिटी कहते हैं, और क्षेत्र के आधार पर रीजनल इनइक्वालिटी है, दोनों में कमी आनी चाहिए, दोनों घटनी चाहिए। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, यह संविधान की भावना के अनुरूप है। दूसरी बात, हमारा जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, आपको एक बात मैं बताऊं कि जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी के तहत हमें वह लाभ नहीं मिला जो लाभ खनिज संपदा के कारण मिलना चाहिए। आपको स्पष्ट करने के लिए आपके दर्शकों को मैं बताऊं कि कोयला जिस भाव पर धनबाद में बिके और वही इसी भाव पर चेन्नई मद्रास में बिके तो धनबाद को क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं। तो फ्रेट इक्वलाइजेशन, तो हमारे साथ अन्याय हुआ। तो एकेडमिक लेवल पर हम परमानेंट सेटलमेंट की बात पहले ही कर चुके हैं। हम इसकी वकालत करते रहे कि बिहार को या बिहार जैसे अन्य राज्यों को भी, मैं केवल बिहार की बात नहीं करता, मैं देश के स्तर पर अन्य राज्य जो पिछड़ गए, खास करके जिन्हें आप बीमारू राज्य की श्रेणी में रहते हैं, उनको विशेष सुविधा मिलनी चाहिए।
ठीक उसी तरह जिस तरह समाज में जो पिछड़ गए हैं उनको संविधान की भावना के अनुसार आप विशेष मदद कर रहे हैं, तत्काल आरक्षण के माध्यम से, अन्य माध्यम से। लेकिन जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार इस सवाल को राजनीतिक एजेंडा के रूप में, राजनीतिक औजार के रूप में यूज कर रहे हैं। प्रमाण इसका बहुत साफ है। जब वो सत्ता में होते हैं, केंद्र में शामिल होते हैं मंत्री के रूप में, जो रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट में जी, एनडीए के सहयोगी होते हैं, या बाद में बीजेपी की मदद से वो बिहार में सत्ता में होते हैं, तो इस प्रश्न को भूल जाते हैं। जब कांग्रेस सत्ता में होती है केंद्र में, इस सवाल को इग्नोर करती है, और नीतीश तो विशेष रूप से इग्नोर करते हैं। आपको याद होगा डीएनए की बात हुई थी, और डीएनए के नाम पर इन्होंने सैंपल भेजा था, और जिसमें प्रश्न उठा था। तो लेकिन क्या कारण है कि वर्षों तक इस सवाल को उन्होंने नहीं उठाया? आज जब उनकी राजनीति ने दूसरी करवट बदली है, अभी लेटेस्ट, जब वो केंद्र में जो सत्ता में गठबंधन है एनडीए, उससे दूर जा रहे हैं, या उससे दूर होने के लिए भय है, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तब उनको अचानक विशेष राज्य के दर्जे की बात होती। जैसे आपने कहा, लालू जी भी ने इसकी वकालत नहीं की थी पहले, तो कहते थे कि भाई चुनावी ये, और आज ये सारे लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आप यही बात कास्ट सर्वे में देखेंगे। आजादी जो लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था 1931 में, जी। 41 इसलिए नहीं हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, लेकिन 51 तो कांग्रेस के सेंटर में सत्ता में रहने पर हुआ, नेहरू जी के वक्त हुआ। 61 वह खुद थे, 71 में इंदिरा जी थी, 81 में मिसेज इंदिरा गांधी थी, 91 में कांग्रेस की सरकार थी, 2011 में कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं हुआ? नेहरू जैसे विजनरी ने भी कास्ट सर्वे इंक्लूड नहीं किया, कांग्रेस। और अचानक आप देखिएगा आज राहुल जी कास्ट सर्वे की बात कर रहे हैं। कास्ट सर्वे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, एक अलग प्रश्न है जिस पर मेरे अपने स्पष्ट विचार हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से इन सवालों को जब आप उठाते हैं तो अधिकार तो आपको होता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। यही बात है कि आज जब नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं, तो हम बाध्य हो जाते हैं ये सोचने के लिए कि इनका ये राजनीतिक स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है, और ये इसलिए सिर्फ कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को ये घेर सकें और मोबिलाइज कर सकें जो विपक्षी दलों की एकता बनी है अभी, इंडिया अलायंस या इंडिया अलायंस जो आप कहें, इसे। दूसरी चीज है, अपने को प्रोजेक्ट कर पाए उन राज्यों के प्रवक्ता के रूप में जो राज्य कहीं न कहीं देश के विकास के क्रम में अन्य राज्यों की तुलना में पीछे छूट गए। तो इसको आप निश्चित रूप से पॉलिटिकल स्टंट मान सकते हैं, और मैं मानता हूं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है। जहां तक इसके मांग के पूरा होने की संभावना का प्रश्न है, मैं चाहता अवश्य हूं कि विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ बिहार नहीं, ऐसे अन्य राज्यों को भी मिले जो आज तुलनात्मक दृष्टि से बहुत पीछे रह गए हैं, लेकिन संभावना इसकी कम नजर आती है। एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, आर्थिक विश्लेषक के रूप में, तो मैंने पहले आपको कुछ बातें कही, मैंने राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मैं कह सकता हूं कि इस विशेष राज्य के दर्जा के मिलने की संभावना नहीं के बराबर है, बहुत ही क्षीण है। लेकिन इसका राजनीतिक लाभ कुछ हद तक नीतीश कुमार और अपोजिशन पार्टीज को मिल सकता है, क्योंकि जनता तो परसेप्शन पर भी ध्यान देती है, और कहीं न कहीं उसी परसेप्शन को बदलने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जी, लालू जी इस प्रश्न पर ईमानदार नहीं है, ईमानदारी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर ईमानदार होते तो
कंसिस्टेंटली इस डिमांड को करते। दूसरी चीज़ है, ये किसी पार्टी, आप तो उन्होंने सरकार की तरफ से किया है, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण के सवाल पर सारी पार्टियों को इकट्ठा किया, वो सारी पार्टियों को ही इस पर एकमत नहीं करें, पूरे बिहार का जो पब्लिक ओपिनियन है उसको भी ध्यान में रखें। लेकिन राजनीतिक अस्त्र के रूप में इसका उपयोग यदि करेंगे तो जो थोड़ी बहुत संभावना है भी वो भी छीन हो जाएगी, और यही आज की स्थिति। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ विख्यात सुप्रसिद्ध शिक्षाविद अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी सर, स्पष्ट कर दिया इन्होंने कि जिस तरह का माहौल बना है और इसी समय ऐसे ही वक्त में अगर हमारे राजनेताओं को विशेष राज्य के दर्जा जो है उसके मांग की याद आती है, तो निश्चित तौर पर ये माना जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, चुनावी स्टंट है। हालांकि इन्होंने भी स्वीकारा है कि जो परिस्थिति है बिहार की, विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है, लेकिन इसका आधार कुछ और नहीं बल्कि जो इन्होंने बताया सिलसिलेवार ढंग से वो होना चाहिए। बहरहाल देखते हैं चुनावी रंग कैसे बदलता है इस बिहार के विशेष राज्य के मुद्दे पर। बने रहे हमारे साथ, हम और भी खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।